अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। बुक पे पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इट सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। वाई इज़ इट सैड, ये क्यों कहा जाता है दैट ऑलमोस्ट के सब का सब जो है ऑल मैस ऑफ एन एटम, एटम का जो सारे का सारा मैस है, जो उसका मैस या वज़न है ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेटेड, वो पाया जाता है इन इट्स न्यूक्लियस, वो उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो बच्चे यहाँ पे एटम के स्ट्रक्चर को अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको पता है एटम एक सेंट्रल पोर्शन न्यूक्लियस कहलाता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और एटम के गिर्द शेल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन में ये सवाल किया गया है कि एटम का मैस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों होता है। यानी ये कहा जाता है कि एटम का जो मोस्टली मैस है ना, वो न्यूक्लियस का ही मैस है, यानी बाहर वाले शेल्स का इतना मैस नहीं है। सारा मैस न्यूक्लियस के अंदर क्यों है। तो बच्चे ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक नोटबुक पे लिखे हैं इनके आंसर्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब अगर मैं बात करूँ ना न्यूक्लियस की, तो अभी जैसे मैं बता के हटी हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। बच्चे अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर किया जाए ना, तो ये तकरीबन 2000 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। कहा जाता है 1843 टाइम ग्रेटर है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से। यानी मैं ये कह लूँ कि एक तरफ एक एक साल का बच्चा खड़ा कर दो और साथ में आप 10 साल का बच्चा खड़ा कर दो, तो दोनों के वज़न में कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो इसी तरह से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, ये काफ़ी हैवी मैस पार्टिकल्स होते हैं एज़ कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए भी न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं, इसलिए एटम का जो ऑलमोस्ट मैस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो यही मैंने लिखा हुआ है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं विच आर मैसिव पार्टिकल्स, जो काफ़ी हैवी पार्टिकल्स हैं देन द इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। सो ऑलमोस्ट ऑल मैस ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, इसलिए जो एटम का सारा मैस है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि वाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होते हैं। जैसे मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, गैसियस फॉर्म में है। हीलियम की, वो भी गैस है। फिर लिथियम है, वो सॉलिड फॉर्म में है। फिर फोर्थ वन बोरोन, फिर कार्बन, ब्रिलियम, ये सारे अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ, आपको पता है कार्बन जैसे कि ग्रेफाइट की फॉर्म में पाया जाता है, कोल की फॉर्म में पाया जाता है, कोयला की फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन अगर मैं आयरन मेटल की बात करूँ, लोहा जो है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। गोल्ड एक मेटल है, वो भी सॉलिड है, गोल्ड भी सॉलिड है और आयरन भी सॉलिड है, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं। एलिमेंट के डिफ़र होने की या एक दूसरे से मुख्तलिफ होने की क्या रीज़न है। तो बच्चे आंसर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ऑल द एलिमेंट्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। हर एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन की तादाद दूसरे से मुख्तलिफ होती है। यानी कोई भी दो एटम ऐसे नहीं होंगे जिनमें प्रोटॉन की तादाद सेम हो। एक एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ होती है। जैसे मैं कहूँ हाइड्रोजन एलिमेंट जिस हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, अब हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है। अब इसी तरह से फिर मैं हाइड्रोजन एक गैस है। हीलियम की बात करती हूँ, हीलियम एटम से मिलके बनी है और हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं। यानी हाइड्रोजन और हीलियम एक्चुअल में हैं तो दोनों गैसेस, लेकिन दोनों में प्रोटॉन्स की तादाद सेम नहीं है। इसी तरह से कोई भी एलिमेंट, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, उनमें कभी भी प्रोटॉन्स की तादाद सेम नहीं होती, जिसकी वजह से एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपसे पूछा गया है, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मिथ। बिस्मिथ के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद वो पूछता है। 210 उसका दिया हुआ है। एटॉमिक मैस यानी कि मैस नंबर, इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और नीचे उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। हमें नंबर ऑफ़ सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमें पता है, तो अब हम न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, एटॉमिक मास जिसको हम सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कह रहे हैं, यानी एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हमने प्लस किया है तो वो 210 बन गया है। एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन उन्होंने हमें बताया हुआ है वो 83 है। यानी ये 210 में से 83 हमारे पास प्रोटॉन है, तो फिर न्यूट्रॉन कितने होंगे। ये 210 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। अगर हम ए में से जी निकाल दें यानी 210 में से 83 निकाल दें, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी जो हमारे पास बचेंगे वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं। यानी कि हमारे पास बिस्मिथ के अंदर 127 न्यूट्रॉन्स हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है,
वाई इज़ ट्रीटियम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है कि ट्रीटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है। पहले तो ट्रीटियम होता क्या है बच्चे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, एक प्रोटियम, ड्यूट्रियम और तीसरा ट्रीटियम है। ट्रीटियम का एटॉमिक मास जो 3 होता है, इसके अंदर 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ये मतलब है कि ये एलिमेंट टाइम टू टाइम डिके होता रहता है, यानी इसमें से रेज निकलती रहती हैं। अब बाकी 2 आइसोटोप्स में से रेज़ क्यों नहीं निकलती और इसमें से रेज़ क्यों निकलती हैं, तो बच्चे इसकी रीज़न ये है कि ट्रीटियम का जो न्यूक्लियस है ना, वो स्टेबल नहीं होता। ट्रीटियम एक अनस्टेबल एलिमेंट है, यानी इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। मोस्टली एलिमेंट्स ऐसे जो स्टेबल होते हैं, उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बराबर होती है, यानी अगर 1 प्रोटॉन है तो 1 ही न्यूट्रॉन होगा, अगर 5 प्रोटॉन्स हैं तो 5 ही न्यूट्रॉन्स होंगे। अब ट्रीटियम के केस में 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 1 प्रोटॉन होता है, यानी दोनों की तादाद बराबर नहीं होती, जिसकी वजह से वो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिके हो जाते हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तौर पर ट्रीटियम एक्ट करता है, यानी इसमें से रेज़ निकलती रहती हैं। इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है। ट्रीटियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिकॉज इट हैज़ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। वो क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया है। इसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 1 प्रोटॉन होता है विथ 2 न्यूट्रॉन्स। द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, अब ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है काजेज डिके, ये डिके की वजह बनता है। अब बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब एंड एवॉल्व एनर्जी। एक एटम एनर्जी को जज्ब कैसे कर सकता है और अपने अंदर से एनर्जी निकाल कैसे सकता है। बेटा अगर मैं एक न्यूट्रल एटम की बात करूँ ना, जब तक उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, ये एटम है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, इसके बाहर शेल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, दूसरा शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। एज लॉन्ग ये इलेक्ट्रॉन जब तक इन शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते रहेंगे, ये एटम ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना इवॉल्व करेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन एटम में से एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व तब होती है जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट या शेल्स को चेंज करते हैं। तो चेंज करने में ये जब ये जो सबसे पहला शेल है ना, इसको हम लो एनर्जी ऑर्बिट कहते हैं। ठीक हो गया। और जो ये बाहर वाला शेल है उसको हम हाई एनर्जी ऑर्बिट कहते हैं। ठीक हो गया। अगर इसके आगे भी कोई ऑर्बिट होता, वो उससे भी ज़्यादा हाई एनर्जी वाला था, यानी सबसे पहला जैसे हम कह लें स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, सबसे नीचे वाला स्टेप, उससे ऊपर वाला, उससे ऊपर वाला। तो सबसे नीचे वाला ये पहला शेल है, लो एनर्जी वाला जो शेल है। जब कभी एक इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप करता है तो एटम को एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करनी पड़ती है। जैसे मैं बात करूँ, अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जानी है तो आपके पास एनर्जी होगी तो आप ऊपर चढ़ के जाओगे। लेकिन जब कभी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जंप करता है तो तब वो एनर्जी इवॉल्व करता है, यानी अपने अंदर से एनर्जी निकाल लेता है। इलेक्ट्रॉन जब कभी लो से हाई में जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हाई से लो में आएगा एनर्जी इवॉल्व करेगा यानी निकाल देगा। तो जब कभी मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स के दरमियान, एनर्जी लेवल्स के दरमियान, तभी एटम जो है वो एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब करता है। तो बेटा ये थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गए हैं। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका हुआ है। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक दोबारा से समझना है, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।